वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू बैच के साथ। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो ऑलरेडी एनरोल्ड है। तो न्यू बैच जो बेसिकली हिमाचल और पंजाब के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एई और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल में भी रिसेंटली अभी जैसे कैबिनेट ने कुछ सीट्स अप्रूव किए हैं जो बहुत जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सेम पंजाब में भी अभी बहुत सारे जेई के एग्जाम्स पिछले आप एक साल में देखोगे तो बहुत सारे जेई के एग्जाम्स आपके हेल्ड हुए हैं। जैसे ही आपको पता है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का भी टाइम है, तो उसमें ये लग रहा है कि और भी बहुत सारे वैकेंसीज आपको जेई के देखने को मिल सकते हैं आपको पंजाब में। और हिमाचल में तो ऑलरेडी आपको पता है कि वैकेंसीज कुछ सालों से नहीं आई थी, बट अब अगर अप्रूव हुई है तो मोस्टली चांसेस है कि आपको वहां पे भी वैकेंसीज देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बैच के साथ आपका जो नया सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दिया है आपने। तो यहाँ पे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का पहले आज बेसिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द हाई वेटेज सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, जिसका वेटेज मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छा खासा मिलेगा 9 to 10%। अगर ओवरऑल 100% का कोई भी एग्जाम है सिविल का तो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% आपको एईजे एग्जाम्स में इसका वेटेज मिलेगा। कन्वेंशनल पेपर्स में भी एक अच्छा खासा वेटेज आपको इसका देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे कि हम लोग इस पूरे बैच में, इस पूरे सीरीज में आपके साथ क्या क्या चीजें मैं डील करूंगा, एक एक पॉइंट को उठाएंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर चलेंगे आगे के जो भी हमारे क्लासेस होंगे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में ये सॉइल शब्द कहां से आया, मैकेनिक्स क्यों इसको बोला जाता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होती है, ओरिजिन ऑफ सॉइल क्या होती है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जितने भी लोग बच्चे अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, वंस अगेन वेलकम एवरीवन। करें स्टार्ट, बताइएगा जल्दी से, करें स्टार्ट, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलो। तो लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम। तो सब्जेक्ट है हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो पहले सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस जो जनरली एईजे एग्जाम्स के लिए, मैं जो जनरल किसी भी इंडिया में अगर जो एईजे एग्जाम्स हो रहे हैं, या बेसिकली मैं हिमाचल पंजाब हरियाणा इस रीजन की बात करूं जो एईजे एग्जाम्स, तो मैक्सिमम आपको सारे ही टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास सॉइल या इंट्रोडक्शन टू सॉइल, इंट्रोडक्शन टू सॉइल, ठीक है। एक बार जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे सॉइल होता क्या है, सॉइल का बनना कैसे स्टार्ट हुआ था, सॉइल बनता कैसे है, किन किन टाइप्स के सॉइल आपको इंडिया में अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, वो सॉइल्स कैसे बनते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे चलेंगे, जैसे सॉइल की प्रॉपर्टीज, वाटर कंटेंट क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजों की बात करेंगे। वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, या उससे पहले हम बोल सकते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस, पार्टिकल साइज एनालिसिस। एक बार जैसे ही हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस कंप्लीट किया उसके बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इस पे चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम चलेंगे क्ले मिनरोलॉजी, क्ले मिनरोलॉजी, क्ले सॉइल को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्ट्रेसेस इन सॉइल, ठीक है, या जिसको आप इफेक्टिव स्ट्रेस भी बोलते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस। एक बार ये पोर्शन हमारा हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे ही हमने पढ़ लिया उसके बाद हम लोग चलेंगे परमेबिलिटी, एंड सीपेज। परमेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीपेज पढ़ेंगे। परमेबिलिटी पढ़ लेंगे, उसके साथ हम लोग सीपेज पढ़ेंगे।
एक बार ये पोर्शन हमारा जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉम्पैक्शन या वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल। तो हम किसको पढ़ेंगे? वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल। एक बार जैसे ही हमने वर्टिकल स्ट्रेस कंप्लीट किया, देन वी विल मूव ऑन टू कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन जैसे हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम चलेंगे कंसोलिडेशन पे। कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कंसोलिडेशन कंप्लीट होते ही हमारा चालू हो जाएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोग चलेंगे अर्थ प्रेशर थियरी। अर्थ प्रेशर थियरी। अर्थ प्रेशर थियरी के खत्म होते के साथ हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। उसके बाद आ जाएगा आपके पास सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे, ठीक है। तो ये आपका एक मोटा मोटा अगर मैं बात करूं किसी भी एईजी एग्जाम्स के लिए, तो ये जनरल आपको एक सिलेबस देखने को मिलता है सॉइल मैकेनिक्स का। बेसिकली किसका? सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन टू सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, क्ले मिनरोलॉजी, इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद परमेबिलिटी एंड सीपेज, वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल ड्यू टू लोड, एक्सटर्नल लोड। इफेक्टिव स्ट्रेस तो उसका अपना स्ट्रेस है, वर्टिकल स्ट्रेस में हम जब बात कर देते तो एक्सटर्नल लोड के कारण। कॉम्पैक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गई, अर्थ प्रेशर थियरी हो गई, उसके बाद आगे चलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप हो गया, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। उसके बाद फाउंडेशन में दो तरीके के फाउंडेशन, पहले तो बेसिक पढ़ेंगे शैलो फाउंडेशन, फिर हम लोग डीप फाउंडेशन पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा होनी जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जिसको आप इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको परमिएबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंसोलिडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? आपके पास शेयर स्ट्रेंथ हो गया, अर्थ प्रेशर थियरी हो गया, और आपके पास फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, समझे? मतलब इनसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जो जनरल आपको पीवाईक्यूज जब भी आप देखोगे इसके, तो जनरली इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया। ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक से नहीं आए, आए उनसे भी है, बट होता है ना किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पूछोगे कि सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, तो वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट करो, नहीं तो नोट्स तो आपको पैनल पे मिल ही जाएगा क्लास के बाद। अगर लिखना किसी को है तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और उसके बाद देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। ओके, इसको लिखिएगा जल्दी से, देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। अगर किसी को लिखना है देन आई विल मूव, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, चलिए आगे, बताइएगा जल्दी से, चलिए आगे। अगर यहां तक क्लियर है जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए, देन वी विल मूव यस सर। फर्दर। यस सर। लिख लीजिएगा या बाद में तो आपको ये मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं, आइए। तो सबसे पहला जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉइल। सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू सॉइल। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज करते हैं, पहले सॉइल के बारे में जानकारी लेते हैं, थोड़ा बेसिक बताता हूं। देखो ये सॉइल जो शब्द है ये आया कहां से, ठीक है ना। तो सॉइल बहुत ही एक पुराना लैटिन वर्ड
जो सोलियम सोलियम से डिराइव किया गया है। सॉइल का जो एक कोई अगर आप लैटिन वर्जन देखोगे ना, तो वेबस्टर की जो डिक्शनरी थी उसमें जब देखा गया तो सॉइल को लाया गया है एक लैटिन शब्द से जिनका नाम था क्या, सोलियम। सोलियम का मतलब क्या था, अर्थ के सबसे ऊपर पाए जाने वाला जो आपका क्या है, ऐसा लेयर जो लूज हो। मतलब हमारा अर्थ का क्या है, वो सब क्रस्ट है, अलग अलग अर्थ अलग अलग क्रस्ट में डिवाइडेड है। तो अर्थ के जो सबसे टॉप मोस्ट क्रस्ट में पाए जाने वाला लूज जो मटेरियल था, जिसको या तो आप डक कर सकते हो या तो जिसपे आप प्लोइंग कर सकते हो, मतलब जिसको हम प्लो कर सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो जो सबसे ऊपर का लेयर था किसका, अर्थ क्रस्ट का, उसका नाम था सोलियम। और वहां से जब देखा गया कि हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, तो क्या नाम दिया गया था इसको, सॉइल का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, सॉइल का नाम दिया गया था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लूज। तो जो लूज लेयर थी हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, लूज लेयर जो अर्थ के अपर क्रस्ट में प्रोड्यूस मौजूद थी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे फर्स्ट थिंग, सॉइल, द वर्ड सॉइल is derived from Latin word solium, from Webster's dictionary, from Webster dictionary, which means which means which means loose upper layer of earth, upper layer of earth, which may be dug or plowed, विच में बी डग और प्लोड। तो यहां से ये वर्ड पहली बार निकल के आया था। सॉइल कहां से, एक सोलियम वर्ड से, जो किसको दर्शाता है, सॉइल आया किससे, सोलियम से, जो किसको दर्शाता है, अर्थ के सबसे ऊपर वाले लेयर में जो लूज पोरस जो एक तरीके का मटेरियल प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला गया, सॉइल बोला गया। जो बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं एक्टिव भी है, मतलब उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का ऑर्गेनिक कंटेंट भी है। तो सॉइल को ऐसे भी बहुत लोग डिफाइन करते हैं कि सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज बायोलॉजिकली एक्टिव, लूज एंड पोरस। मतलब उसमें पोरस मीडियम में कहीं ना कहीं वाटर और एयर भी है, वो लूज भी है और कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकली एक्टिव भी है। तो सोलियम का मतलब क्या हो गया आपका, जो अर्थ की सबसे लूज अपर लेयर, जिसको हम या तो डक कर सकते हैं या तो जिसको हम प्लो कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहली ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो वहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे जल्दी से एक बार बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए। तो आप इसको डिफाइन अप कर सकते हो, तो क्या बोल सकते हो, सॉइल इज सॉइल इज क्या डिफाइन कर सकते हैं, सॉइल इज बायोलॉजिकली एक्टिव कॉमा लूज एंड पोरस मीडियम present on uppermost layer of earth. The soil is biologically active, loose and porous medium present on uppermost layer of the earth. तो ये हो गया हमारा सॉइल का डेफिनेशन। अब आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, सॉइल मैकेनिक्स की, ठीक है। क्योंकि जब सॉइल अगर हमें समझ में आ गया तो सॉइल मैकेनिक्स समझना बहुत जरूरी है। सॉइल अगर समझ में आ गया तो सॉइल मैकेनिक्स समझना भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर हमें सॉइल समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सॉइल मैकेनिक्स समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो देखो सॉइल मैकेनिक्स कहां से आया। तो ये सॉइल मैकेनिक्स वर्ड सबसे पहली बार कहां से फ्रेम हुआ था, तो ये वर्ड सबसे पहली बार फ्रेम हुआ था बाय फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाने वाले डॉक्टर कार्ल तरजागी की बुक
जिसमें उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था, उनकी बुक का नाम था अर्डबॉ मैकेनिक। तो जो जर्मन लैंग्वेज में 1927 में पब्लिश की गई थी। तो जर्मन लैंग्वेज में 1927 में एक बुक आई थी अर्डबॉ मैकेनिक बाय डॉक्टर कार्ल तरजागी। उसमें सबसे पहली बार इस वर्ड को फ्रेम किया गया था। तो मैं अगर यहां पे लिखूं द वर्ड सॉइल मैकेनिक्स, the word soil mechanics was first coined by Dr. Carl Tarzagi, in his book called Erdbau Mechanic। तो इसमें सबसे पहली बार इस वर्ड को कॉइन किया गया था, और वो वर्ड क्या था आपके पास? सॉइल मैकेनिक्स। अब एक चीज बताना आप लोग मुझे, सॉइल तो ठीक है सर, सॉइल आपने बता दिया कि बायोलॉजिकली एक्टिव लूज पोरस मीडियम है जो अर्थ के अपर मोस्ट लेयर पे है, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिक्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो? मैकेनिक्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मैकेनिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, जरा बताइएगा। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैकेनिक्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो, तो आप लोग यहां पे क्या बताओगे? ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर मैं बोलूं मैकेनिक्स मतलब क्या है, जहां पे लॉज, जो मैकेनिक्स के लॉज है अगर उस पे एप्लीकेबल होते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वहां पे हम मैकेनिक्स वाला पार्ट हम उसमें लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है और वो बॉडी कैसी है, वो बॉडी मान लो कि रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है, तो जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो बॉडी में क्या होगी, कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन आएगी। सॉम में आप यही चीज पढ़ते हो कि कोई भी बॉडी है जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी में क्या आती है, डिफॉर्मेशन। मतलब वहां पे मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात सोच के देखना कि मान लो ये ग्राउंड लेवल पे आपका कुछ इस तरीके से ये सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे क्या है आपके पास, ये सॉइल प्रेजेंट है। ये क्या है मेरे पास, ये ग्राउंड लेवल है। अब एक बात बताओ, आपने इसके ऊपर क्या किया, एक घर बनाया। आपने इसके ऊपर क्या की, एक बिल्डिंग बनाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उस बिल्डिंग के कारण जो लोड आ रहा था, सॉइल भी कैसा है, सॉइल भी आपका कहीं ना कहीं एक कैसा में है, रिजिड तो है नहीं। सॉइल भी कहीं ना कहीं जब उस पर लोड आएगी तो कहीं ना कहीं सॉइल भी क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर सॉइल ये डिफॉर्म कर रहा है, तो एक बात बताओ, जो मैकेनिक्स के लॉ है वो कहीं ना कहीं इस पे एप्लीकेबल होंगे कि नहीं? अगर ये सॉइल डिफॉर्म कर रहा है तो जो मैकेनिक्स के आपके लॉज होते हैं, जैसे लोड लगा, डिफॉर्मेशन आई, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो सकती है, तो जो मैकेनिक्स के लॉ है कहीं ना कहीं वो एप्लीकेबल है, यस और नो, जल्दी बताओ। मैकेनिक्स के लॉ उस पर एप्लीकेबल है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। अगर मैकेनिक्स के लॉ उस पर एप्लीकेबल हैं तो जैसे ही साउंड के सारे कॉन्सेप्ट है, शियर, नॉर्मल, जो ये सारी चीजें पढ़ते हो एप्लीकेबल हो गया इस पे, यस और नो, वो एप्लीकेबल हो गया, बिल्कुल। दूसरी चीज एक बात बताना, सॉइल को मैंने कैसा मीडियम माना है, पोरस मीडियम। अगर सॉइल ये पोरस मीडियम है तो कहीं ना कहीं इसमें से पानी फ्लो कर सकता है, यस और नो। अगर सॉइल एक पोरस मीडियम है तो इसमें से पानी फ्लो कर सकता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या हाइड्रोलिक्स पढ़ते हो, जिसको आप हाइड्रोलिक मतलब अगर पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, कहीं से भी पानी फ्लो कर रहा है, तो जो भी उसके लॉज होंगे, जो भी उसके रूल्स होंगे, वो सारी चीजें लागू होगी। तो सेम चीज है कि सॉइल के अंदर भी जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स हैं उसमें से कहीं ना कहीं पानी का फ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक्स के भी रूल लगेंगे उस पर, कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक्स के भी रूल लगेंगे। तो आपका मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स को जब मिलाया गया और उनके एप्लीकेशन को लगाया गया किस पे, उनके एप्लीकेशन को लगाया गया सॉइल पे, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पे, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट निकल के आया जिसको बोला गया सॉइल मैकेनिक्स। वहां से हमारे पास ये सब्जेक्ट, जैसे आपके पास भी पाइप में पानी फ्लो होता है, बहुत सारी चीजें आप परमेबिलिटी पढ़ते हो, सीपेज के बारे में पढ़ते हो, वहां पे भी आप देखते हो बहुत सारी चीजें। तो सेम चीज है ना, यहां पे भी जब पानी फ्लो करेगा वहां से, कहां से, सॉइल के वॉइड्स में से, पोर्स में से, तो वो हाइड्रोलिक के नियम लागू होंगे। जब सॉइल पे आप लोड लगाओगे, सॉइल के अंदर डिफॉर्मेशन होगा, तो मैकेनिक्स के नियम आएंगे। इसीलिए सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉइल।
तो सॉइल मैकेनिक्स में हम इसी चीज को पढ़ते हैं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉइल। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉइल। हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से ही डील करने वाले हैं भाई। हम एज अ इंजीनियर क्या है, पूरी सॉइल मैकेनिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो हम उससे क्या कर सके, डील कर सके। तो ये मतलब था सॉइल मैकेनिक्स का। तो जो भी लोग लिख रहे हैं इसको जल्दी से कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। कोई भी यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, बाकी आप पूछ सकते हो। बाकी और भी कुछ चीजें अगर रिलेटेड आपको डाउट लग रही है तो पूछ सकते हो। हाँ, बट ये फर्स्ट क्लास है आपके लिए, तो थोड़ा सा बेसिक्स पे पहले फोकस करो। कुछ बच्चे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेंगे सर ये बेसिक, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस और पेशेंस के साथ बैठिए। आगे वाले कुछ नेक्स्ट क्लासेस में आपको फिर से पता चल जाएगा कि हमने क्यों ये पढ़ी और क्यों हमें बेसिक्स इसकी मालूम होने चाहिए थे। ठीक है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत बताइएगा। चलो, अब आप लोग में से मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग शायद आप सभी लोगों की कंप्लीट हो चुकी होगी। एक बहुत छोटा सा सवाल पूछो, जवाब दोगे? बताना, सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? जैसा बताइएगा आप लोग। आई होप कि आप लोग सब इंजीनियर हैं और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो बस मुझे एक बात बताना कि सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत जगह आप सॉइल मैकेनिक्स को एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी लिखा देखते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? हम्म, बोलो भाई। ठीक है, बताइए। मुझे पहले क्लास से समझ में आ रहा है कि आपके आंसर्स मुझे लग नहीं रहा है कि आएंगे। आई होप जितने भी शायद जो भी लाइव में बच्चे हैं, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एज अ टीचर मेरा काम पूछना है। बट ठीक है, आप नहीं बताना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें रॉक मैकेनिक्स भी आ जाता है, जियोलॉजी भी आ जाती है। तो जब भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात होती है तो उसमें सॉइल मैकेनिक्स तो आएगा ही, साथ में उसमें आपका जियोलॉजी भी आ जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, रॉक इंजीनियरिंग हो गया या रॉक मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम बेसिकली स्टिक टू द सॉइल ही रहते हैं, बस यही है। तो जनरली बहुत बार सॉइल मैकेनिक्स को लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का भी नाम दे देते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, डिफरेंस बस इस पार्ट का है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कुछ समय कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जैसे आपकी रॉक मैकेनिक्स हो गई, जियोलॉजी हो गई, तो वो भी पार्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल is termed as is termed as is termed as pedogenesis. The process of formation of soil is termed as pedogenesis. तो जो आपका प्रोसेस होता है सॉइल के फॉर्मेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म्ड, इट कैन बी, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू weathering of weathering of it is formed due to weathering of rocks. This weathering can be, this weathering can be, this weathering can be physically
कैन बी फिजिकली और केमिकली। तो आपका जो सॉइल का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेडोजेनेसिस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी जेई एग्जाम में आपको यही देखने को मिलता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलते हैं पेडोजेनेसिस। और जो सॉइल का फॉर्मेशन किसके कारण होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो आपकी रॉक्स होती है उसकी वेदरिंग होती है। अब आप बोलोगे सर ये वेदरिंग कैसे होती है? वेदरिंग मतलब उसके ऊपर के लेयर कि जो पार्टिकल्स है वो वहां से उस जगह को छोड़ के मूव कर जाते हैं। अब ये वेदरिंग कैसे हो रही है? वेदरिंग के बहुत सारे तरीके, या तो फिजिकली पॉसिबल है या केमिकली। अगर आप मुझसे बोलोगे फिजिकली वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? तो फिजिकल वेदरिंग जिसमें फिजिकल एजेंट्स इंवॉल्व है, मतलब जैसे आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर वाटर, एयर और वाटर के एक्शन से, या इंपैक्ट एंड ग्राइंडिंग ड्यू टू एयर एंड वाटर बोल सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ आइस, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं तो उसके कारण वो पार्टिकल की वेदरिंग हो जाए। उसके बाद आपका ह्यूमन या एनिमल के इंपैक्ट से, जैसे एनिमल्स अगर उस रॉक पे चल रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। तो जो फिजिकल एजेंट्स है ये क्या हो गया आपका? एयर, वाटर, ग्रेविटी, ये सारे फिजिकल एजेंट्स में आ गए। केमिकल एजेंट्स मतलब जो केमिकली रिएक्शन के कारण जो वेदरिंग हुई है। केमिकल रिएक्शन मतलब सर कार्बोनेशन, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, लीचिंग हो गई। ये सारे किस में आ गए? ये सारे आपके केमिकल एजेंट्स में आ गए। ये सारे आपके किस में आ गए? केमिकल एजेंट्स में आ गए। ठीक है, तो फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व इन वेदरिंग की जब हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें हो जाएगी, आइए देखिए। तो हम बोलेंगे फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व, फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व इन वेदरिंग। तो फिजिकल फोर्सेस जो आपके वेदरिंग में इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट ए क्या हो सकता है? ग्रेविटी। सेकंड बी ह्यूमन एंड एनिमल। थर्ड स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। फोर्थ है आपके पास डी इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग ड्यू टू एयर एंड वाटर। इंपैक्ट एंड ग्राइंडिंग ड्यू टू एयर एंड वाटर। तो ये सारे फिजिकल फोर्सेस है जिसके कारण क्या हो रही है? आपकी वेदरिंग हो रही है, जिसके कारण आपकी वेदरिंग, वेदरिंग मतलब जो अपर लेयर है किसी भी रॉक का, इन फिजिकल फोर्सेस के कारण वो क्या हो जा रहा है? वियर ऑफ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वो वियर ऑफ, मतलब वहां से वो हट जा रहा है। अब वही वियर ऑफ होने के बाद क्या करेगा? कुछ दूर ट्रेवल करेगा, कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा। उस ट्रेवल का मीडियम क्या होगा? ट्रेवल का मीडियम आपका एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, आपका आइस हो सकता है, वो ट्रैवल का उसका मीडियम होगा। और वहां पे जाके वो क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। अब जैसे जैसे समय के साथ डिपॉजिट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, एक समय के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वही चीज है कि और अगर 1000-2000 साल वहां पे डिपोजिशन चलते रही, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, तो वापस से वो क्या होता है? वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, किसकी? रॉक फॉर्मेशन की। तो उसमें क्या होता है? पहले आपका वेदरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगी, अपहीवल होगा, वो जमा होगा, वापस से फिर उसकी कहीं ना कहीं वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिजिकल फोर्सेस थे। आगे चलते हैं। क्लियर है भाई यहां तक? चले आगे, जल्दी से बताइएगा। यस सर। दिक्कत? चलें, ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, ठीक है। लिख रहे हो आप लोग या पीडीएफ मिल जाएगा उससे लिख लोगे? लिख रहे हैं सर। लिखना है तो लिख लीजिए। लिख चलते लिया हैं, सर। लिख लियो, चल हाँ जी। आगे देखिएगा। सेकंड क्या लिया था हमने? इसको नाम क्या दिया था? फर्स्ट, चलो, केमिकल फोर्सेस इन्वॉल्व इन वेदरिंग। ठीक है, केमिकल फोर्सेस में पहला कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब रिएक्शन किसके साथ कर जाए? CO2। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? CO2। सेकंड हाइड्रेशन। रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन विथ
H2O वाटर, उसके बाद ऑक्सीडेशन, किसके साथ रिएक्शन होगा, O2 ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास क्या है फोर्थ, उसके बाद है रिडक्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक और चीज है लीचिंग, जो एल्यूमिनस और सिलिशियस मटेरियल होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग, वॉशिंग आउट ऑफ। तो लीचिंग ध्यान रखिएगा, लीचिंग का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनस और सिलिशियस मटेरियल जो होते हैं उसका वॉश आउट हो जाना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको लीचिंग। तो ये सारे कुछ आपके क्या है, केमिकल फोर्सेस हैं जो वेदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल फोर्सेस की बात हो गई, फिर हमने केमिकल फोर्सेस की बात कर ली। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखा देता हूं कि सर ये वेदरिंग आपने जो बात की होती कैसे है। तो देखो, चलिए ये देखिएगा, मान लो ये आपका कोई भी माउंटेन था, ठीक है, ये माउंटेन था, ये आपका प्लेन्स था, ठीक है, यहां पे कोई भी एक रॉक था, ठीक है, कोई भी एक क्या था, रॉक था, ठीक है ना, कोई भी एक रॉक था। इस रॉक की क्या हुई, इस रॉक की वेदरिंग हुई। मैंने आपको बता दिया वेदरिंग कैसे हो सकती है, बहुत सारे तरीके। तो इस रॉक की क्या हुई, इस रॉक की यहां से वेदरिंग हुई, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये आपके रॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे रॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। इस रॉक की कहीं ना कहीं क्या हुई, वेदरिंग हुई, मतलब इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये टूट टूट के निकले, ठीक है। एक्शन बता दिया हूं क्यों, तो इसकी वेदरिंग हुई, यहाँ पे इसका क्या हुआ, ये वेदरिंग, ठीक है, इसकी क्या हुई, वेदरिंग। अब वेदरिंग के बाद हो सकता है दो चीजें पॉसिबल है, वेदरिंग के बाद दो चीजें पॉसिबल है, या तो वेदरिंग के बाद जो उसका पेरेंट रॉक है वहीं पे वो आपका जो मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल है वो वहीं पे रुक जाए, तो उसको तो रेसिडुअल सॉइल बोल देंगे। मतलब जहां वेदरिंग हुई, जैसे यहां वेदरिंग हुई, ये यहीं पे रुक गया, ठीक है ना, या यहां पे आके रुक गया, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो जहां पे उसका पेरेंट रॉक था उस पेरेंट रॉक के ही आसपास अगर उसकी डिपोजिशन हो गई तो ऐसे सॉइल को बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। बट इसमें एक चांस है कि ये यहां पे आके रुक सकता है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि सर ये यहां आके रुक जाए, ठीक है, ठीक है। एक तो चांस है कि एयर वाटर एक मीडियम है, उसकी मदद से क्या हो, कुछ इस तरीके से ये क्या कर जाए, ट्रांसपोर्ट कर जाए, और ट्रांसपोर्ट करके ये यहां पे डिपॉजिट होना चालू हो गया, ये ट्रांसपोर्ट करके यहां पे डिपॉजिट होना चालू हो गया, समय के साथ धीरे 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 डिपॉजिशन। तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद ये क्या है, डिपॉजिट, डिपोजिशन। और डिपोजिशन समय के साथ होते 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 आपका क्या बन गई, एक लेयर बन गई, और वही लेयर अगर लूज है, पोरस है, तो जनरली क्या हुई, वो आपकी सॉइल में कन्वर्ट हो गई एक समय के साथ, क्या हो गई, आपकी सॉइल में कन्वर्ट हो गई एक समय के साथ। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। अगर ये सॉइल यही है तो इसको हम लोग बोल देंगे रेसिडुअल सॉइल, इसको क्या बोल देंगे, रेसिडुअल सॉइल। और ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। आई होप इसको लिखिएगा, चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए चलो आगे देखिएगा, हम बोल सकते हैं कि इफ द वेदरिंग इज ड्यू टू, if the weathering is if the weathering is due to physical forces, there is no change in mineral content of the soil, there is no change in mineral content of the soil, mineral content of the soil।
मतलब अगर वेदरिंग आपकी फिजिकल फोर्सेस के कारण हुई है तो उसका मिनरल कंटेंट नहीं बदलता है। मतलब जो पेरेंट रॉक का मिनरल कंटेंट था, कहीं ना कहीं सॉइल का भी मिनरल कंटेंट आपको वही देखने को मिलेगा। बट इफ वेदरिंग इज ड्यू टू if weathering is due to chemical forces, there is change in there is change in there is change in mineral content of the soil, mineral content of the soil, mineral content of the soil। ठीक है, आगे देखिए। अभी आपको रेसिडुअल और ट्रांसपोर्ट भी बताया था। इफ द weathered sediment is deposited at the parent rock itself, at the parent rock itself, it is termed as residual soil. It is termed as residual soil. And if it is transported to other place from parent rock and deposition and from parent rock and deposited, it is termed as transported rock। चलिए, क्लियर है यहां तक? कोई भी दिक्कत है बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो। चलें आगे, आगे चले यस भाई। सर। यस। चलिए, यहां तक कोई भी समझ में आ रहा है सारी चीजें? यस सर। चलिए आगे देखिएगा। जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो आपका इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में? तो सबसे पहले देखो, अभी बताया था आपको, वेदरिंग, वेदरिंग होगी। वेदरिंग के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। एक बार जब ट्रांसपोर्टेशन हो गई उसके बाद क्या होगा? डिपोजिशन। उसके बाद क्या होगा आपका? अपहीवल। और लास्ट में क्या होगी? अपहीवल जैसे एक बार हुई, देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वेदरिंग हुई, वेदरिंग मतलब सेडिमेंट्स आपके वियर होके वहां से निकल गए, उसकी क्या हुई? ट्रांसपोर्टेशन हुई, एक जगह से दूसरी जगह गई। अब आप बोलोगे सर वहां तो सॉइल बनी, अब सॉइल अभी है ना, अभी तो उसका और डिपोजिशन होते ही जा रहा है। जैसे आप देखो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या है? वो डिपोजिशन जो सस्पेंशन से हुई किसकी? फ्लोइंग वाटर से। तो अभी भी उसमें क्या है? सेडिमेंट्स आ ही रहे हैं रिवर में, तो अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी वहां पे जमा होते जा रहा है। कुछ समय बाद जैसे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50, 100, कम से कम 100, 200, 300, 400, 500, 1000 साल बाद आप देखोगे तो वो वापस से रॉक में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्यों? जमा होते 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 वो वापस से क्या हो चुका होगा? वो आपका रॉक में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद अपहीवल, मतलब उसका जमा होना, होते 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 वापस से रॉक,
और एक बार जब वो रॉक बन गया वापस से फिर उसकी क्या होगी, वेदरिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये प्रोसेस तो हमेशा चलते रहेगा। तो वापस से उसकी वेदरिंग होगी, फिर से कहीं ना कहीं सॉइल बनेगी और लास्ट में फिर से क्या होगा, उसका डिपोजिशन होगा, फिर से अपीवल होगा। तो ये कंटिन्यू ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा। तो बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि ये बताइए क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी सॉइल के बारे में जो हमने आपको बता दी है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल से। यहां तक अगर आप लोग को लगता है कोई भी दिक्कत है तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होती है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिपेंड कर जाती है कि कौन से एजेंट ने उसको ट्रांसपोर्ट किया। ये भी बहुत बार होता है। जैसे अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एयर होगा तो आपको सॉइल की प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली अलग मिलेगी, जैसे उसका शेप हो गया, साइज हो गया। अगर उसका वाटर होगा तो आपको सॉइल की प्रॉपर्टी कुछ अलग मिलेगी, समझे। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टीज है, साइज हो गया, शेप हो गया, ये सारी चीजें डिपेंड कर जाती है किस पे, किस एजेंट से वो क्या हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, आपका आइस हो गया, तो किस एजेंट से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर डिपेंड कर जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल स्टार्ट करें, जल्दी से बताइएगा मुझे। जी सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना? नो सर। टाइप्स ऑफ सॉइल पे चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक सेकंड दीजिएगा। चलिए टाइप्स ऑफ सॉइल, आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, आपने एलुवियल सॉइल के बारे में बहुत सुना होगा। जनरली कोई बता सकता है क्लास में कि एलुवियल सॉइल कहां पे पाया जाता है? कोई बता सकता है कहां पे पाया जाता है? सर नियर वाटर बॉडीज। नियर वाटर बॉडी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये बेसिकली आपको मिलेगा नियर द रिवर और रनिंग वाटर। बिलो द रनिंग बैंक्स ऑफ द रिवर। जैसे आपने इंडो गैंगनेटिक प्लेन सुना होगा, इंडो गैंगनेटिक प्लेन आपने सुना होगा। इंडो गैंगनेटिक प्लेन में जो पूरा सॉइल है वो आपका एलुवियल सॉइल है। थोड़ा सा कहानी सुनाता हूं इसकी, एलुवियल सॉइल बनी कैसे थी। अगर कभी भी इंडो गैंगनेटिक प्लेन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आज से बहुत सालों, हजारों साल पहले वो एक वैलीज हुआ करती थी। वैलीज मतलब इधर पहाड़ थे, इधर बीच में नदी बहा करती थी। इंडो गैंगनेटिक प्लेन बहुत सालों पहले, बहुत साल, तो वो वैलीज हुआ करती थी। उसमें सेडिमेंट्री रॉक प्रेजेंट थे। तो सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंटेशन बहुत आपका क्या होता है, वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी। तो उसमें क्या हुआ, वेदरिंग उसकी होते 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 और वो वेदरिंग का पूरा मटेरियल कहां पे आ जाता था, रिवर के अंदर आ जाता था। तो रिवर फ्लो करती थी, रिवर अपने साथ उसको सस्पेंशन में कैरी करती थी। बट जहां पे उसकी वेलोसिटी रिवर की बहुत ज्यादा, वहां तो कैरी कर लेती थी। बट जैसे ही कुछ जगह पे आके जहां पे वेलोसिटी बहुत कम होती है, वहां पे वो इसको क्या करती थी, इसको धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाती थी। तो अगल बगल रिवर के बैंक्स के अगल बगल जो है डिपोजिशन होते गया, होते गया। एक समय के बाद ये क्या हो गई, ये सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। ध्यान रखिएगा, एलुवियल सॉइल के साथ हमेशा रनिंग वाटर मिलेगा। जब भी स्टिल वाटर की बात कोई आपसे करेगा, वहां पे सॉइल का नाम चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी लैकस्ट्रीन सॉइल। तो जैसे जो सिटी ऑफ लेक्स होते हैं ना, वहां पे जो सॉइल देखोगे ना, वहां लैकस्ट्रीन सॉइल्स आपको मिलेंगे। जैसे उदयपुर देख लो, भोपाल देख लो, ये सिटी ऑफ लेक्स है, यहाँ पे लेक्स बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे लैकस्ट्रीन सॉइल बहुत देखने को मिलेगी। बट जो इंडो गैंगनेटिक प्लेन है, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये रीजन्स है, जो आपका गंगा का जो प्लेन है, उसमें गंगा रिवर के कारण या जो आपके यमुना रिवर हो गए, इनके कारण जो सॉइल मिलेगा वो एलुवियल सॉइल मिलेगा। तो एलुवियल सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट आपको बहुत मिलेगा, इसीलिए एग्रीकल्चर पर्पस से एलुवियल सॉइल को बहुत फर्टाइल माना गया। एक तो क्या होता है, लूज होता है। एक तो फायदा है कि कम से कम आपको लूज, ना बहुत ज्यादा फाइन होता है, ना बहुत ज्यादा ही आपको कोर्सर मिलेगा। क्योंकि जो गंगा रिवर बहुत फाइन सेडिमेंट है, उसको तो कहां तक लेके चली जाती है, उसको वो वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा रीजन है वहां लेके चली जाती है। ठीक है, तो बीच के पोर्शन में उसका क्या हो रहा है, उसमें जो नॉर्मल साइज के पार्टिकल है, क्योंकि जो बहुत बड़े साइज के पार्टिकल है वो तो आपको कहां देखने को मिलेंगे, जैसे हरिद्वार हो गया, उससे ऊपर
जो पहाड़ का रीजन है वहां पे बड़े साइज के बोल्डर्स मिलेंगे, बट जो ये स्टेज होता है प्लेन वाला, इसमें क्या है, इसमें वो सॉइल कौन सा है उनके पास, उसके पास है वो सॉइल जो फॉर्म हुआ है ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। तो वो कैसा सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो एलुवियल सॉइल, इट इज द सॉइल, क्या बोल सकते हैं, इट इज द सॉइल, इट इज द सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, सस्पेंशन इन रनिंग water. Example, it is generally found near, it is generally found near river banks. इट इज जनरली फाउंड नियर रिवर बैंक्स। तो रिवर बैंक्स के आसपास आपको क्या मिलेगी, एलुवियल। एक और चीज आपने इरिगेशन अगर पढ़ा होगा, याद आपको आना चाहिए कि जब आप अनलाइन कैनाल की डिजाइन कराते थे तो बोलते थे एलुवियल सॉइल के अंदर अगर अनलाइन कैनाल बना रहे हैं तो सिल्टिंग और स्काउरिंग का बहुत बड़ा खतरा था। तो वहीं पे आप बाकी जगह पे ये चीज आप नहीं देखते थे, वो सिर्फ उन रिवर्स के लिए देखते थे जिसमें सेडिमेंटेशन या आपकी जो सस्पेंशन में बहुत सारा पार्टिकल होता था, उसके लिए हमें उतनी वेलोसिटी रखनी पड़ती थी कि जहां पे स्काउरिंग और सिल्टिंग ना हो। तो एलुवियल सॉइल के साथ यही दिक्कत है। एलुवियल सॉइल आपको उन रिवर्स में मिलेगा जिसमें रनिंग वाटर में आपको क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं सस्पेंशन में, वो उनको धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है आपका एलुवियल सॉइल। तो इट इज द सॉइल फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एलुवियल सॉइल। सेकेंड आ जाइए, लैकस्ट्रीन सॉइल। लैकस्ट्रीन सॉइल क्या होता है, देखो, इट इज formed it is formed due to deposition, it is formed due to deposition from suspension, deposition from suspension, deposition from suspension in still water, in from suspension in still water. It is found near, it is found near lakes. लेक्स में आपका क्या होता है, स्टिल वाटर होता है, तो लेक्स के आसपास आपको ये देखने को जनरली मिलेगा। ठीक है, चलें आगे, चलें, कंप्लीट है ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, मरीन सॉइल। नंबर क्या, नंबरिंग क्या दिए रखा है हमने, थर्ड, थर्ड मरीन सॉइल। इट इज फॉर्म्ड, it is formed due to deposition from suspension in seawater, from suspension in seawater. फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास मरीन सॉइल क्या हो गया, मरीन सॉइल मतलब एक ऐसा सॉइल जो फॉर्म हो रहा है किसके कारण, डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। तो सी वाटर की जब भी बात आएगी तो आप किस सॉइल की बात करोगे, आप मरीन सॉइल की बात करोगे। किसकी बात करोगे, आप मरीन सॉइल की बात करोगे। ठीक है,
चले आगे, चलिए ठीक है। नहीं देखिएगा, फोर्थ, एओलिन सॉइल स्लैश सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है इसको, सैंड ड्यून्स। देखिए, इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड, इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड। इट इज द सॉइल, ये कैसा सॉइल है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किससे? आपके ब्लोइंग विंड के कारण। जब हवा चल रही है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कौन है? हवा है। जो डेजर्ट ये सब देख लो, डेजर्ट ये सब जो सॉइल है वो कैसे हैं? वो आपके एओलिन सॉइल है, या जिसको लोइस भी बोला जाता है। लोइस बस यही हो जाता है कि अगर एओलिन सॉइल यूनिफॉर्म साइज का है, जिसमें स्लाइटली सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी है, जिसको कोलैप्सिबल सॉइल भी बोला जाता है, जो आपके सैंड होते हैं बेसिकली, जो आप सैंड देखते हो, तो आपका ये लोइस हो जाता है। मतलब ये बेसिकली यूनिफॉर्मली साइज विंड ब्लोन सिल्ट जो होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लोइस। तो इसी एओलिन का ही एक पार्ट है। तो एओलिन का मतलब हो गया वो सॉइल जो किसके कारण ट्रांसपोर्ट हुआ है? बाय ब्लोइंग विंड से ट्रांसपोर्ट हुआ है, या सैंड ड्यून्स उसको आप बोल सकते हो। ये हो जाता है आपका एओलिन, या आप इसको बोल सकते हो सैंड ड्यून्स। क्लियर है? नहीं देखिएगा, ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड, इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय soil transported by ice, transported by ice। आइस मतलब जैसे आपका ग्लेशियर ग्लेशियर होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसके कारण जो आपका सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ग्लेशियल सॉइल। अब ग्लेशियल सॉइल में भी दो और चीजें आती है बहुत बार क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा। एक होता है टिल, एक होता है ड्रिफ्ट। ठीक है ना? तो उसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। एक होता है टिल, एक होता है ड्रिफ्ट, वो भी मैं आपको अलग से लिख के दूंगा। ये टिल और ड्रिफ्ट जो है, ये दो क्या चीजें होती है। ठीक है? यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो जल्दी से मुझे बताना, चलता हूं आगे। ठीक है? यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो जल्दी से मुझे बताइएगा, नहीं तो हम चलेंगे आगे। ठीक है? ठीक है, चले। चलो अब नोट करके लिखिएगा, नोट ड्रिफ्ट एंड टिल के बारे में। ड्रिफ्ट इज अ जनरल टर्म which is used when deposition is made directly or indirectly, directly or indirectly, due to glaciers, till is direct deposition due to melting of due to melting of glaciers, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है? तो टिल आपका क्या है? एक डायरेक्ट टर्म है जो किसके कारण यूज होता है? डिपोजिशन ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ड्रिफ्ट जो है वो थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है। ड्रिफ्ट जो है वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो जनरल टर्म है, ड्रिफ्ट इज जनरली, जनरल टर्म बोल सकते हो। ड्रिफ्ट इज अ जनरल टर्म विच इज यूज्ड, जनरल टर्म बोल सकते हो, जनरल टर्म which is used deposition, which is used for deposition, which is used if deposition is made। एक सेकंड बस थोड़ा सा चेंज कर दे। इफ डिपोजिशन इज मेड, लाइन आपको समझ में, डिपोजिशन इज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू ग्लेशियर्स। टिल इज अ डायरेक्ट डिपोजिशन ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है ना? तो ये डायरेक्टली आपके लिए अगर बोले तो टिल, नहीं तो जनरल टर्म में बोले तो आपका ड्रिफ्ट आप यूज कर सकते हो। आई होप ये फिफ्थ था, सिक्स्थ, फिफ्थ था ये। सिक्स्थ पे चलते हैं, कोलुवियल या टैलस।
कोलुवियल या टैलस, ठीक है। इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड, इट इज द सॉइल फॉर्म्ड या ट्रांसपोर्टेड या फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड या फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी के कारण उसकी ट्रांसपोर्टेशन या फॉर्मेशन हुई है तो उसको हम लोग जनरली क्या बोल देंगे, उसको हम लोग कोलुवियल या टैलस सॉइल बोल देंगे, कोलुवियल या क्या बोल देंगे, टैलस सॉइल बोल देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक तो एक बार बताइएगा, अदरवाइज फिर जो आगे की चीज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 1 ही घंटे की आज क्लास रखेंगे, उसके बाद जो आगे का आपका पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर वो आपने ब्लोइंग ऑफ विंड का क्या टाइप बताया था सॉइल का? इसका एओलिन का, सर जी सर। एओलिन का जो है वो लोइस हो जाता है, LOESS। लोइस मतलब यूनिफॉर्मली साइज का विंड ब्लोन सिल्ट, मतलब साइज सारे पार्टिकल्स के उसमें सेम है। जो एओलिन या सैंड ड्यून्स है उसमें साइज सेम नहीं है। हाँ, लोइस के केस में क्या हो जाता है, उसमें यूनिफॉर्मली साइज विंड ब्लोन सिल्ट है, मतलब साइज उसमें अंदर, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की साइज है वो कहीं ना कहीं सेम है, सारे पार्टिकल्स की साइज, ठीक है ना। तो उसको एओलिन, और ऐसे भी उसमें सिमेंटेनियस प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। उसको एक और नाम से जानते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल भी बोलते हैं। कोलैप्सिबल सॉइल का मतलब है कि जैसे ही आप उस पर पानी डालोगे तो कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर जाता है। अब वो क्यों होता है वो आप पढ़ोगे, बल्किंग ऑफ सैंड का जब हम केस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी ये सब के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्यों हमने उसको कोलैप्सिबल सॉइल बोला था, जहां पे कोलैप्सिबिलिटी एक चीज होती है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है। आगे का जो पोर्शन है, टाइप ऑफ सॉइल अभी बचे हैं हमारे पास 10-12 और है, उसको हम लोग सर लास्ट क्या बोले, लास्ट वाली केड़ी सॉइल थे? लास्ट वाली कोलुवियल या टैलस, लिख लो, कोलुवियल या टैलस। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहां तक भाई? जो नेक्स्ट और है, और हमारे पास है बेंटोनाइट हो गया, अभी माल हो गया, अभी पीट हो गया, लोम सॉइल हो गया, है कि नहीं? अभी बहुत सारे सॉइल है, वार्प्ड क्ले हो गया हमारे पास, अभी बहुत सारे सॉइल बचे हुए हैं, ठीक है ना। उसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा, अदरवाइज हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे और कल से फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल से कोशिश ये रही, कल से क्लास आपकी पेंटैप पे होगी, ठीक है ना। आज तो मैंने डिजिटल बोर्ड पे ले लिया था क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन भी होना जरूरी था। कल से शायद कोशिश करेंगे कि कल से क्लास जो होगी वो हम लोग पेंटैप पे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको पैनल पे अभी अपलोड करवा दूंगा, कल सुबह तक ये पैनल पे भी ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? यहां तक किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत लग रही हो प्लीज बताइए, ठीक है।